नमस्कार दोस्तों, मैं आके पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग रेलवे स्पेशली ग्रुप डी के लिए एक क्लासेज स्टार्ट किए थे जिसका नाम दस्तक सीरीज़ था। दस्तक सीरीज़ में हम लोगों ने बायो पे स्टार्ट किया था सबसे पहले, स्पेशली ग्रुप डी के लिए उसमें बायो स्टार्ट किए थे। तो जैसे मैंने बताया था कि थ्योरी आपको बायो के लिए ग्रुप डी के लिए स्पेशली मिल जा रहा है, बट जो एमसीक्यू आपको मिल जा रहा है चैप्टर वाइज, जो एमसीक्यू आपको होने जा रहा है, जो मिलने जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको सभी एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपका जो एलपी का एग्ज़ाम होगा, टेक्नीशियन होगा, एनटीपीसी होगा, जेई होगा, ग्रुप डी होगा, सबके लिए वो एग्जाम्पल होगा एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन चेंज थोड़ी होता है, और थ्योरी भी सब लोग जिस चीज़ की तैयारी करें उसके लिए आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग ने लगभग ब्लड और रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म कर चुके थे, सर्कुलेटरी ख़त्म हो गया था, डाइजेशन हो गया था, रेस्पिरेशन हो गया था, एक्सीरेशन चल रहा था। एक्सीरेशन का भी टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज उसी का हम एमसीक्यू वीडियो लेके आए हुए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, करीब आपके 25 से 26 के करीब में आपके क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो पाए जो तैयारी कर रहे हैं। और मैं कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्लास कैसा लगा उसको भी बताएं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट भी कर दें। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। और पहला क्वेश्चन आएंगे, ये जो भी होगा PYQ बेस्ड होगा और एक्सपेक्टेड होगा, जो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और एक क्लास में एक चैप्टर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, एक क्लास में थ्योरी या अगले क्लास में फिर उसका MCQ ख़त्म कर रहे हैं। यही सीरीज़ मैंने चलाया था और ये आई होप आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। कंटिन्यू इस सीरीज़ को मैं रखूँगा ही जब तक आपके ग्रुप डी, जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा ही, तो इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक थ्योरी पूरा कंप्लीट नहीं हो जाती। 3 से 4 चैप्टर और इम्पोर्टेंट बचे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन बच गया और न्यूट्रिशन है, विटामिन है, कुछ चैप्टर और बच गए हैं। रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन मेन है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से फिर एवोल्यूशन आपका बाकी है। तो ये सारी चैप्टर को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही डेली बाय डेली। पहले बायो ख़त्म करके अब थोड़ा सा तेज़ी में 18 से 20 फरवरी के बाद से मैं तेज़ी में थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को खींचेंगे। अभी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, कुछ पर्सनली वर्क है जिसकी वजह से। लेकिन अगले मंडे से आपकी सीरीज़ सब कंटिन्यू हो जाएगी और कोशिश रहेगी कि डेली एक क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाता है क्लास को। और पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट हम करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन ही देखेंगे, इससे लिखा हुआ है किडनी से होगा, पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन दिया है कौन सा कथन गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा हमारा वृक्क का एक संरचना है। इसमें बोला कि प्रत्येक वृक्क संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। अगला देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन तंत्र एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय की ओर और एक मूत्र मार्ग होता है। तो इसमें पूछा है कौन कथन गलत है, तो ये तो सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, ये भी ठीक है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होती है, ये भी सही है। लेकिन प्रत्येक न्यूरॉन वृक्क में जो है बड़ी संख्या में एक दूसरे से बनी नहीं होती है, निस्पंदन इकाई नहीं होती है। ये क्या होती है, वो होती है संरचनात्मक इकाई, उसकी संरचना देती है और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, न्यूरॉन जो होती है। तो गलत पूछा है, क्वेश्चन राइट उसका गलत जो है वो 1 नंबर है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ देखेंगे कि इसमें अभी आएगा कार्बोहाइड्रेट के चयापचय अपशिष्ट कौन है। कार्बोहाइड्रेट से जो अपशिष्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट से C6H12O6 प्लस 12H2O मिलेगा। तो बनता क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O मिला के यही बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो पूछा ये कार्बोहाइड्रेट का चयापचय मतलब वेस्ट कौन है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाहर निकल जाता है। बोथ होगा इसका आंसर, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर दोनों निकलता है।
तो राइट आंसर जो होगा वो बोथ होगा, बोथ ए एंड बी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का प्रमुख रूप नहीं है। कौन नाइट्रोजन का प्रमुख रूप नहीं है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, इसके अलावा यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी सब क्या होते हैं प्रमुख, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड इसका रूप नहीं है, बाकी सब इसका रूप है। अगला देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो इसमें निम्न में से कौन जंतु निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। इसमें भी क्वेश्चन दिया, तो आपको पता है कि अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जब भी रहेगा तो उसमें आपको यूरिक एसिड तो देखने को मिलेगा ही, यूरिक एसिड मिलेगा। उसके अलावा आपको अमोनिया भी मिलता है, इसके अलावा आपको यूरिया भी मिलता है, यूरिया ये सब क्या है अपशिष्ट है, यूरिया भी मिलता है। लेकिन लैक्टिक एसिड नहीं मिलता। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। पूछा कौन नहीं है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो नहीं है, यानी ये तो आंसर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। राइट आंसर हमारा ये हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया? तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। तो यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया ये तीनों नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तीनों नाइट्रोजन युक्त क्या है? ये पदार्थ है। इसमें लैक्टिक एसिड हो जाएगा आंसर, आप समझ गए। अगला हम क्वेश्चन देखिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जलीय जीव जैसे मछलियाँ निम्नलिखित में से किस रूप में अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है। मछलियाँ जो हैं तो ये क्या करेगी? घुलित करेगी। तो कैसे करती है, इन्होंने पूछा है कि कैसे वो क्या करती है, किस टाइप का, किस रूप में अपशिष्ट क्या करेगी, उदाहरण करेगी। जलीय जीव और मछलियाँ है तो यूरिया, अमोनिया, पानी, पसीने के लवण, यूरिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूरिक एसिड के रूप में अपना पाचन करती है। इसमें पूछा है कि पक्षी होते हैं, तो पक्षी होते हैं तो एक कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, आप जानते होंगे। और एमेंट्रोलिक, यूरोकोटेलिक, तो ये तो यूरिया से चीज़ है, ये तो होता नहीं है। पक्षी जो होते हैं एमोनोटेलिक होते हैं, वो अमोनिया को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। विषाक्तता इसका है, कैसे बचा जा सकता है। अब मध्यमा मात्रा में जब जल की आवश्यकता होती है, ठीक, उभयचर स्तनपायी, उसे जल की ज़रूरत होती है मध्यांतर में। जो पशु मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ये तो सही बातें हैं। पक्षी होते हैं तो मैंने बताया वो होते हैं एमेनोटोलिक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया से हानि और विषाक्त। मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, आपको पता है। और उदाहरण में अवयचर, स्तनपायी। ये जो पशु मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसमें कौन होगा? अच्छा, उभयचर स्तनपायी जो पशु मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो याद रखेंगे एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली में आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही है? एक्चुअली में हमारा तबीयत जो है वो ख़राब चल रहा है, ठीक है, लेकिन बट कितना दिन आपका क्लास अब डिस्टर्ब रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए कंपेयर करके अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दे के हम लेके आ गए हैं आपके लिए
सेशन। मनुष्य शरीर में किसी रक्त की वाहिका में यूरिया की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है, पूछा इसमें सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये आपको हेपेटिक सीरा जो है ना वहाँ पे होता है, तो राइट आंसर हेपेटिक सीरा हो जाएगा। इसका नोट्स भी होगा। अब पूछ रहा है कि मानव गुर्दे की औसत लंबाई कितनी होती है, मानव गुर्दे की औसत लंबाई कितनी होती है, 5 से 7 मीटर, 8 से 10 मीटर, 10 से 12 मीटर और 12 से 15 मीटर। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 से वो 12 हो जाएगा। तो आई होप आपको आ गया होगा ये। अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगले क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। किडनी हैज़ स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिवर ऑन द राइट साइड, प्लेस एटोरी ऑन द किडनी टू accommodate live in position of right kidney slightly low than the left windows। मतलब एक खिड़की की तरह देखेंगे तो ये हमारे ये किडनी जो है वो तो लोअर पार्ट में पाई जाती है देन, और स्लाइटली होती है नीचे की तरफ, स्लाइटली होती है नीचे की तरफ, और इसमें लीवर का जो प्लेस है वो क्या होता है, एकोमोडेट होता रहता है लीवर से, तो उसमें बाएं वाला दाएं में और दाएं वाला बायां में चला जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो मैंने आपको क्लास में बता रखा है। तो अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास, एक मिनट। तो कुछ डिटेल्स आपने देखा, यहाँ कुछ डिटेल्स था आपने देखा, बता दिया मैंने। ये देखिए आपका किडनी हो गया, ये किडनी हो गया, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन रहेगा और ये थोड़ा सा क्या होगा, लीवर की तरफ में जुता रहेगा, पोजीशन है राइट किडनी। तो ये किडनी का है, आप समझ गए होंगे। तो इससे वो कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं क्योंकि ये वो चर्जन में आता है। आप देखिए इसको निफ्रॉन कैसे बोलते हैं। निफ्रॉन के बाद सबसे पहले तो हम देख लेंगे यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है हमारा किडनी, ठीक है। ये देखिए ये यूरेटर हो गया। इसके अलावा ये आपका जो रचना दिखाई दे रहा है कोस्टेक्स हो जाएगा, क्राइलिसिस हो जाएगा। अब मेडुला, ये वाला जो चपटा रचना जो दिख रहा है उसको मेडुला बोलते हैं। और ये आपको जो ग्रीन ब्लू ब्लू जो दिख रहा है उसको हम लोग वेन बोलते हैं, पार्लियामेंट्री वेन, ठीक है। उसके अलावा ई पार्ट और ये सारे चीज़ को बोलेंगे, आप देख सकते हैं यूट्रस यही है आपका। तो इसका और फिर इसके अलावा आप इधर जाते हैं तो इधर हमारा जो है वो नायरॉन है, एक जो ब्लू से है, एक गुलाबी से है। तो एक ये क्या है, एक तरह का न्यूरॉन है। न्यूरॉन में ये वाला जो चीज़ है, न्यूरॉन में ये वाला जो चीज़ है कुछ इस टाइप का कटोरी टाइप का जो रचना पड़ा है इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइकोपोडिया। साइकोपोडिया इसको कहा जाता है। इसी में आगे देखेंगे कि काम कैसे करता है। मैं थ्योरी भी लेके आया हूँ ताकि आपको आसानी से बता दूँ। कॉर्टेक्स मेडुला, इफिटियल एटोरिक ये है, और आर्टिफिशियल अफ्रंट ये है। कम्युलेट है बमन कैप्सूल, इसको बोला जाता है जो ब्लू की तरह दिखाई दे रहा है उसको बमन कुर्ती, उसको बामन कैप्सूल भी उसको बोला जाता है। अब आगे हम देखेंगे, इसी में आगे देखने का प्रयास करेंगे। चल लिखा है एक बार PDF को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, मानव गुर्दे की निस्पंदन इकाई को क्या कहा जाता है। न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स और प्रोटॉन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। पूछ रहा है कि
विषम को अलग करो, ऐड वुड को क्या करना है, अलग करना है, सम को मतलब नहीं रखना है, विषम को ही अलग करना है। तो विषम को अलग करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, बोमन कैप्सूल, लुग अप, हेनले, समस्तीपुर घुमावदार नलिका, दूरस्थ घुमावदार नलिका, दूरस्थ घुमावदार नलिका। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि विषम को अलग करें, तो विषम कौन होगा इसमें आपको समिष्ट घुमावदार नलिका, दूरस्थ घुमावदार नलिका, लूप ऑफ हेनले, बोमन कैप्सूल। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, तो हम देखेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे जो रचना पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे, 11, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर बोमन कैप्सूल के क्षेत्र को दर्शाता है, तो कौन दिखाता है, अभी मैंने फिगर में दिखाया। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि निम्न में से दिए गए आरेख में कौन सा ऑप्शन बोमन कैप्सूल के क्षेत्र को दर्शाता है। तो इसको हमको डायग्राम में जाकर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि बोमन कैप्सूल को दिखा कौन रहा है, इसमें आप देखिए बोमन कैप्सूल कहाँ है। बोमन कैप्सूल ये जो ब्लू जैसी जो रचना दिखाई दे रही है क्या है, बोमन कैप्सूल है। तो पाया कहाँ जाता है ये, तो इपिथेलियल सेल के ऊपर और रोमन कैप्सूल के पास में, बोमन कैप्सूल के पास में है। तो इसमें क्वेश्चन में किया हुआ है कि मानव गोदे के निस्पंदन इकाई को क्या कहा जाता है, मैंने बता दिया। को अलग करें, विषम को इसमें अलग करना है, तो विषम ये हो जाएगा लूप ऑफ हेनले, नहीं ये तो होगा ही बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम उसी तरह से डायग्राम देख के ही बताना है, डायग्राम देख के ही बताना है कि उसमें कौन सही होगा। यहाँ लिखा हुआ ऐसे रचना है, इसको पूछ दिया ये क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र डी, क्षेत्र ए। मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास करता हूँ, क्षेत्र डी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं का क्रम होता है। मतलब इन्होंने कहा है कि जब मानव शरीर में जब मूत्र का निर्माण होता है तो कैसे होता है और कौन सी घटना का क्रम होता है, उसको असेंडिंग बताना है। तो सबसे पहले लिखा है सेक्रेशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा लिखा है कि फिल्ट्रेशन, पुनः अवशोषण और स्राव, पुनः अवशोषण, निस्पंदन, स्राव और भंडारण। चौथा लिखा है कि निस्पंदन, स्राव, पुनः अवशोषण और स्राव। तो बताइए आंसर कौन सा होगा। तो हमें पता है कि सब फिल्ट्रेशन तो पहले होगा नहीं, सबसे पहले जो काम होता है फिल्ट्रेशन होता है। पहले फिल्ट्रेशन होता है, उस चीज़ को छाना जाता है, जैसे जल वो
यूरिया जो आता है, यूरिन जो बन के आता है वो इकट्ठा रहता है। पहले इसका फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद से पुनः उसका क्या किया जाता है, अवशोषण होता है, उसके बाद से सिक्रेशन होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखने का प्रयास करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता है। ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि ग्लूकोज, क्रेटिन, अमीनो एसिड, लवण। तो पूछ रहा है कि कौन पुनः अवशोषित नहीं होता है। तो क्रेटिन तो होता ही है, अमीनो एसिड भी होता है, साल्ट भी होता है, लेकिन वो ग्लूकोज जो होता है वो नहीं हो पाता है पुनः अवशोषित। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 आपको देखने को मिलेगा। पूछ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दाहिनी किडनी और बाई किडनी से थोड़ा नीचे होने का कारण क्या है। जैसे आप अगर देखते हैं किसी भी चीज़ में, तो ऐसे आपका नेफ्रॉन जो होता है, ऐसे आपका किडनी एक इस साइड में होता है और एक इस साइड में होता है। तो एक क्या होगा, ये किडनी जो है थोड़ा सा वो नीचे झुका रहेगा, डाई वाला जो है वो थोड़ा सा नीचे झुका रहेगा, नीचे होगा, और ये थोड़ा सा हमारा किडनी जो है वो क्या आपको ऊपर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें दाहिनी किडनी जो है बाई किडनी से थोड़ा सा नीचे होने के कारण क्या है, ये थोड़ा सा नीचे रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। उसका रीजन क्या है, तो बाई किडनी डाई किडनी से बड़ी है, हृदय द्वारा घेरी गई काफ़ी जगह, दाहिनी ओर लीवर द्वारा घेरी गई काफ़ी जगह, दाहिनी किडनी के बाई ओर से बड़ी है। तो नहीं, ये तो नहीं है। अब कंसीडर और लीवर द्वारा घेरी गई काफ़ी जगह, हृदय द्वारा घेरी गई काफ़ी जगह, नहीं। देखिए लीवर हमारा जो होता है इसके जस्ट नीचे लीवर यहाँ पे होता है। लीवर हमारा जो होता है इसके जस्ट पास में ऐसे लीवर पाया जाता है और ये किडनी पाई जाती है। तो लीवर की वजह से ही दाहिनी ओर की लीवर जो होती है ना, वो काफ़ी जगह घेरी रहती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 16 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय को गुर्दे से जोड़ता है, मतलब किडनी से जोड़ता है। कौन सा भाग, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन तो होगा नहीं। इसके अलावा लिखा है क्या कि मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, उसके बाद से फिर लिखा है ट्यूबुलस। तो जैसे आपको पता है कि नेफ्रॉन ऐसी जो रचना है ऐसे आती है, उसके बाद से यहाँ आपका मूत्रमार्ग होता है, इसके नेफ्रॉन ये पूरा हो गया, ये छोटे छोटे नलिकाओं से जुड़ा रहता है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मार्ग मूत्राशय और गुर्दे को जोड़ता है। तो यूरेट्रा मूत्रवाहिनी, कौन सा मार्ग, सॉरी ये नहीं, मूत्रमार्ग। राइट आंसर जो होगा वो मूत्रमार्ग होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 70 देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मानव सृजन तंत्र में मूत्रमार्ग नीली रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है और मूत्राशय की स्थिति को दर्शाता है। तो इसमें बताया है कि कौन आपको मूत्राशय का है स्थिति। तो आपको पता है कि कीप की तरह रचना होता है। आकृति 1 जो है यही वाला क्या है, मूत्राशय का आकृति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाडर कहाँ पे है, यहाँ पे ब्लाडर पाया जाता है, यूरेटर यहाँ पे है, किडनी दोनों यहाँ पे है। तो किडनी को कौन जोड़ रहा है, वही यूरेटर ही जोड़ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर मैंने इसमें, एक मिनट, सॉरी यूरेटर होगा राइट आंसर, मूत्रमार्ग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख लीजिए, ये हमारा क्या है, किडनी हो गया दोनों, और यहाँ से यूरेटर से जुड़ा आता है सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग ब्लाडर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांसल नलिकाएं है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय को ले जाने की अनुमति देती है, कौन है। पित्त नलिकाएं, ब्रिक्स सोंडी, यूटरस। तो ब्रिक्स सोंडी जो होता है रेनबिल पैसिल से जो होता है वही क्या करता है, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय को ले जाने की अनुमति देता है। 90 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि हम पेशाब की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे। तो बोला है कि ब्लडर में आसानी से मूत्राशय आसानी से नहीं भरता, ये तो बिल्कुल गलत है। जब मूत्राशय से पानी कम होता है ये भी गलत है। जब मूत्राशय मूत्र के बीच स्फिंक्टर मांसपेशी मौजूद होती है, जब मूत्राशय तंत्रिका नियंत्रण में
होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये राइट आंसर हमारा है। जब मूत्राशय तंत्रिका के नियंत्रण में जब कंट्रोल में रहता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नर्व जो होता है, तंत्रिका जो होता है, नर्व जो होता है वो पूरे बॉडी को ही लगभग कंट्रोल करके रखता है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखेंगे, वास्ट डिफरेंस से आने वाली नली से जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण एक सामान्य मार्ग में बनता है। पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वास्ट डिफरेंस से आने वाली नली जुड़कर मूत्र मार्ग नामक एक सामान्य मार्ग बनता है। कौन बनता है वो? प्रोटेस्ट ग्रंथि बनता है कि टेस्टिस बनता है कि अंडकोश बनता है? तो वो आपको पता है कि ब्लैडर बनता है, ब्लैडर हो जाएगा आंसर। ठीक है, मूत्राशय हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्टिस बनता है और पेनिस बनता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड बनता है, ब्लैडर बनता है। मूत्राशय जो आया वो ब्लैडर बना हुआ है, तो राइट आंसर ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि वयस्क मानव मूत्र में निम्न में शामिल होता है। मानव मूत्र में अगर देखेंगे तो शामिल कितना होता है मूत्र, आप यहाँ पे पहले एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करें। कंपोनेंट, इसमें वाटर जो होता है उसका परसेंटेज अमाउंट जो होता है 95% होता है। यूरिया जो होता है वो 2% होता है, और इसके बाद से बाकी यूरिक एसिड, ये बाकी ऑर्गन है ये उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और अमोनिया आप याद रखिएगा 0.05 पाए जाते हैं। टोटल ये अमाउंट है। तो उसमें पूछा है कि कितने पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका वही है कि मूत्र निम्न में क्या क्या शामिल होते हैं। तो जैसे आपको कितना परसेंट पानी था, 95% जल था, तो 95 एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन। इसके बाद से यूरिया और अन्य अवशिष्ट उत्पाद होते हैं, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तालिका को आप देख लीजिए, 95% वो था, बाकी यूरिया 2%, बाकी अन्य परसेंट थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको, 22 कह रहा है कि रक्त में यूरिया जमा होने की स्थिति क्या है। रक्त में जो यूरिया जमा हो जाता है उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? गुर्दे की पत्थरी, स्तक ब्रिक्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यूरीमिया, कीटोन्यूरिया। तो आपको पता है कि यूरिया जो ही जमता है उसको हम लोग यूरेमिया बोलते हैं, तो राइट आंसर यूरेमिया हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे कि कीटोनिया इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर कीटोन आर प्रेजेंट इन यूरिन। कीटोन आर बॉडीज व्हेन द बॉडी ब्रेक ऑफ एनर्जी यूजुअली व्हेन ग्लूकोज सप्लाइंग ड्यूरिंग टू क्लोजिंग फास्टिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। और ये डायबिटीज़ को हाई लेवल जब बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो यूरिन की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी। और ग्लाइकोसेरिया होता है, एक मिनट, ग्लाइकोसेरिया। तो ग्लाइकोसेरिया आपको तो यहाँ दिया नहीं है, वही सॉरी गलत मैंने बता दिया, कीटोन्यूरिया हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? कीटोन्यूरिया हो जाएगा, सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा आंसर आप। और हाई लेवल शुगर भी इसमें डायबिटीज़ वगैरह भी कंट्रोल करने में, लो डाइट कंट्रोल होता है तो ये बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि निम्न में से किसको एंटीट्यूडिक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? एंटीट्यूडिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया है इसमें, एड्रेनलिन, वेस्पोरिन, ऑक्सीटोसिन और कैल्सिटोनिन। तो राइट आंसर जो होगा, क्या बोला है इसमें? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। तो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो वेसोपेरिसिन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखने का प्रयास करने में से किसमें साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहा जाता है? किसे साल्ट हार्मोन कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो साल्ट वाला जो है वो हम लोग NaNF को बोलते हैं। ADH को तो एडिनो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, एल्डोस्टेरोन होगा ही नहीं, तो राइट आंसर ANF हो जाता है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। लगभग 31 के करीब में क्वेश्चन हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देता, वो जीवित नहीं रह सकता जब तक उनका रक्त कृत्रिम क्रिया द्वारा फिल्टर न किया जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन तो नहीं कहा जाएगा। वो क्या करेगा? जल को सोख या फिर वो वातावरण मिल जाता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। एक्सक्रीशन तो होता ही नहीं है, उत्सर्जन बेकार पदार्थ जितने भी होते हैं उसको बाहर निकाल देता है बॉडी से,
उत्सर्जन होता ही नहीं है, उन्मूलन होगा ही नहीं, तो वो है डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। बेकार पदार्थ जितने होते हैं उसको शुद्ध कर दिया जाता है, रक्त को शुद्ध करके और फिर डायलाइजर से, वही डायलाइजर मशीन एक होता है, डायलाइजर से भेज के फिर टेम्परेचर को उसको कम कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो राइट आंसर डायलिसिस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 में कहेगा कि मानव गुर्दे में पथरी बनने के लिए में से क्या जिम्मेदार है। तो जैसे आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिलता है वो आगे जाके कैल्शियम Ca2CO3 बन जाता है, आगे जाके कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जो ऑमलेट की तरह होता है, हमारे बॉडी में जाके क्या होता है, जम जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, यही उसके जिम्मेदार है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पूरा किडनी है टोटल, और किडनी में ये वाला जो चीज़ दिख रही है, ये वाला यहाँ जो बना हुआ है, यही क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसका निर्माण देख लीजिए आप कैसे होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। Ca2+ COO और डबल बॉन्ड O है, फार्मूला इसका CaC3O3 होता है, CaC3O3 कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। यही मिल जाता है वो होमोजेनियस में, और मिल के क्या करता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। फार्मूला आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट का। और यही क्या करता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम आयन यानी इसमें कॉम्बिनेशन जो होता है कैल्शियम आयन रहता है, द कंजुगेट बेस ऑक्जेलिक एसिड और प्लस ऑक्सीजन से वो जाके मिल जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड से मिलके ऑक्सीलेट हो जाता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसमें जो था वो कैल्शियम ऑक्जेलेट था। याद रखेंगे, पथरी होता नहीं है, कैल्शियम ऑक्जेलेट एक्चुअली में होता है, पानी में ही ये मिल जाता है। अब आप रंजे के बारे में इसमें देखेंगे तो मूत्र का रंग पूछा है क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बाइल तो होगा नहीं, लसका तो होगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, वो यूरोकोम या यूरबेलिन के कारण होता है पीला कलर। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है कि किडनी फेलियर के समय समय पर किडनी मशीन पर इलाज किया था, इस प्रक्रिया को नाम से। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, सर्कुलेशन तो होगा नहीं, उत्सर्जन भी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म तो होगा नहीं, हीमोडायलिसिस ही होगा, डायलिसिस बोली। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आप यहाँ पे फिगर में भी एनसीईआरटी में पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और ख़तरनाक प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोगी के टेम्परेचर को पहले 0 कर देता है, फिर उसी ब्लड को निकाल के फिर चढ़ाया जाता है शुद्ध करके। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये, तो हीमोडायलिसिस ही उसको बोला जाता है उस क्वेश्चन के लिए। ये डायलाइजर होता है मशीन, ये डायलाइजर मशीन है, ये फिर यहाँ किया जाता है, फिर यहाँ से शुद्ध करके फिर यहाँ पे बॉडी में पहुँचाया जाता है टेम्परेचर को कम करके, तो उसको बोलेंगे हीमोडायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, उसी पर क्वेश्चन होगा ये भी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे आम यौगिक है जो गुर्दे की पथरी बनाता है, किडनी की पथरी बनाता है। ये भी पूछा हुआ है 2016 में, एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा आपको पता है कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। इसके पिछले उसी पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेल्फियन नलिका निम्न से किसकी उत्सर्जन की संरचनाएं हैं। तो काकरोच वगैरह जो होते हैं, काकरोच तिलचट्टा वगैरह जो होते हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें आंसर राइट हमारा आंसर जो होगा कीट होगा। कीट एक तरह का क्या है, काकरोच है। और देखिए यहाँ पे आप फेरिंग्स हो गया, ये देख सकते हैं, सिल्वरी ग्लैंड इन लोगों का है, ऑस्फोगस यहाँ पे है, क्रॉप यहाँ पे है, गिजार्ड यहाँ पे है। और आपको जो चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करूँगा जो इल्म में है, इस तरह की जो रचना पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कीट है। उसी में ये रचना पाई जाती है, मैकपिलियन नलिकाएँ पाई जाती है। मैकपिलियन नलिकाएँ का मतलब जहाँ पे टुकड़ा हो जो टूटे, तो यही चीज़ें, इनका रेक्टम ये होता है, मलाशय होता है एनजीओ के, एलिमेंट्री कैनाल काकरोच का है, दिखाया गया है, यही मैकपिलियन नलिका है, इसी को बोला जाता है मैकपिलियन नलिका। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा
इंसेक्ट, राइट आंसर जो होगा वो इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मैंने लगभग इसमें 30 से 31 क्वेश्चन कराए, इसमें से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं और डेफिनेटली आएंगे। एक बार इसको ध्यान से आप देख लेंगे पूरे सेशन को, फिगर को, या पूरा फिगर को आप समझ लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे। यदि इसका क्वेश्चन आपको समझ में अगर ना आए, यदि इसका क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आए तो आप जाके हमारे चैनल पे ही जाके वहाँ पे विजिट करके और इसके प्रीवियस, इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, इसी नाम से है, थ्योरी पार्ट आप जाके कवर कर लें। इसके बाद इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आई होप आपको क्लास तो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसको समझ में आ गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, आप लाइक करते नहीं हैं, और ज़्यादा शेयर करें। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।